वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के द्वितीय भाग की। द्वितीय भाग के आरंभ में नाटक के नायक कालिदास के उज्जैनी जाने के बाद मल्लिका के परिवर्तित जीवन को प्रस्तुत किया गया है कि मल्लिका के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है, मल्लिका को कैसे संदेश प्राप्त होता है कालिदास के परिवर्तित जीवन का, उसके विवाह का, उसके हृदय पर उस सूचना का क्या असर होता है, और साथ ही साथ आगे चलकर कालिदास का अपनी पत्नी राजदूता प्रिय कुमंजरी के साथ आना और प्रिय कुमंजरी का मल्लिका से मिलना, इन सभी घटनाओं का वर्णन द्वितीय भाग में किया गया है। आइए आरंभ करते हैं द्वितीय भाग। इसमें नाटककार मोहन राकेश ने मल्लिका के अंतर्द्वंद के माध्यम से जीवन की विवशताओं और जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में स्वयं का सामंजस्य करने का चित्रण किया गया है कि कैसा, किस प्रकार से मल्लिका अपनी उस परिवर्तित व्यवस्था भरे जीवन में भी अपने आत्मवैभव के साथ, अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के साथ अड़ी रहती है, डटी रहती है और जीवन के सभी भोग विलासों से दूर रहकर स्वयं को निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर रखती है और किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधती है और पूर्ण रूप से निरपेक्ष भाव से प्रिय कुमंजरी का स्वागत करती है। आरंभ करते हैं आरंभिक संवादों के द्वारा। प्रथम भाग में हमने देखा कि कैसे मल्लिका अपनी प्रेरणा से कालिदास को प्रेरित कर पाती है और उसे राजकवि का सम्मान प्राप्त करने के लिए उज्जैनी भेजती है। उस घटना के साथ ही प्रथम भाग का अंत हो जाता है। द्वितीय भाग का आरंभ होता है कुछ वर्षों के बाद के जीवन से। कालिदास अपने वैभवपूर्ण जीवन में व्यस्त है और मल्लिका अपने अभावग्रस्त जीवन में जीवन की संभावनाएं ढूंढ रही है। ऐसी परिस्थिति में एक दिन निक्षेप उससे मिलने आता है, उसकी माता का हालचाल पूछने आता है, जो कि अब बहुत ही अस्वस्थ हो चुकी। निक्षेप कहता है, सबसे पहले वहां पर बदली हुई जो परिस्थितियां दिखाई गई है उसका वर्णन है। प्रकोष्ठ की स्थिति पहले से कहीं अधिक अंतर आ गया है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्थ्य शंख और कमल बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 है, उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र रखे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधी है। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बिछाया बनाया गया एक ग्रंथ रखा है और चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टांगियां लगी है। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर पीछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशु ठीक करती है। निक्षेप, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका कहती है, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप कहता है, पहले से कुछ अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका कहती है, लगता तो नहीं। निक्षेप कहता है, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औसत भी ठीक से नहीं खाती। इस प्रकार द्वितीय भाग के आरंभिक वार्तालाप में मल्लिका और निक्षेप शामिल हैं। मल्लिका की परिस्थितियां बदली हुई हैं। जो घर उसकी माँ के स्वस्थ रहने पर लिपा पुता रहता था, जिस घर पे हमेशा चित्रकारी सजी रहती थी, वह घर उसकी लिपाई पुताई उखड़ी हुई है। बर्तन पहले से बहुत कम हो गए हैं जिन पर काई लगी है, क्योंकि घर की सारी व्यवस्था अंबिका ही देखा करती थी। मल्लिका तो अपनी भावना और अपनी भावनात्मक निरपेक्ष जीवन में जो कि पूरी तरह वो मुझसे मुक्त था, वह अपनी भावना के साथ, अपनी मुक्त आत्मा के साथ अपना जीवन जीती थी। किंतु परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि वह खरल में माँ के लिए औषध ढूंढती है और निक्षेप के यह पूछने पर कि
कि माँ का स्वास्थ्य कैसा है। वह कहती है कि ज्वर बना हुआ है। निक्षेप का कहना है कि वह अत्यधिक चिंता करती है, इसीलिए उसका ज्वर ठीक नहीं हो रहा और बना हुआ है। मल्लिका कहती है ठीक है। निक्षेप कहता है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। मल्लिका कहती है ठीक है। निक्षेप कहता है दुबली होती जा रही हो, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें नीची कर लेती है, आंखें बचाते हुए अधिक व्यक्त भाव से औषध को हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला। निक्षेप कहता है कि मेरा हृदय कहता है कि एक बार जाकर उनसे उज्जैनी मिल आऊं। निक्षेप के इस कथन का स्पष्ट अभिमत है कि कालिदास वहां जाकर वहां के वैभवपूर्ण जीवन में ऐशो आराम में स्वयं को व्यस्त कर लेता है, अपनी नई रचनाओं में स्वयं को व्यस्त कर लेता है और कहीं न कहीं ग्राम प्रांतों को भूल गया है। इसीलिए वह चाहता है कि चूंकि उसके कहने पर ही मल्लिका ने कालिदास को उसकी उन्नति के लिए राजकंठ पर ने भेजा था, राजकंठ का सम्मान लेने के लिए, तो क्यों न मैं जाकर कभी उसका हालचाल ले आऊं। उसके हालचाल लेने का अभिप्राय इतना ही है कि एक शुभचिंतक होने के नाते दोनों ही परिवारों का, दोनों ही व्यक्तियों का शुभचिंतक होने के नाते यह उसका फर्ज है कि वह जाए और वहां का समाचार लाकर मल्लिका को दे। मल्लिका कहती है क्यों। निक्षेप कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार तो लगता है कि दोष मेरा ही। निक्षेप कहीं न कहीं ग्लानि का अनुभव करता है कि मेरे कहने से ही मल्लिका के समझाने पर कालिदास राजकंठ का सम्मान लेने के लिए राजी हुआ था, लेकिन अब जब वह वापस नहीं आ रहा है या उसकी कोई खोज खबर नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार से उसकी कोई रुचि ग्रामीण जीवन में नहीं दिखाई दे रही है न मल्लिका में, तो कहीं न कहीं वह खुद को ग्लानि का अनुभव करता है। खुद में कहीं न कहीं उसके हृदय को पश्चाताप होता है और उस ग्लानि से व्यथित होकर वह मल्लिका के समक्ष कहता है कि मेरा हृदय कहता है कि जाकर उनसे कुछ बातें कर आओ। मल्लिका कहती है किस बात का। निक्षेप कहता है बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह भागे हो जाएंगे। निक्षेप थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए ग्लानिपूर्वक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं उसे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए राजकंठ का पद, राजकंठ का सम्मान प्राप्त करने के लिए उज्जैनी भेज रहा हूँ और वहां वह व्यक्तित्व विकास के साथ साथ अन्य कार्यों में इस प्रकार व्यस्त हो जाएगा कि वह यहाँ की सुख बुद्ध लेना ही भूल जाए। उसे बिल्कुल भी इस तरीके की कोई आशा कालिदास से नहीं थी, इसीलिए वह ग्लानि का अनुभव करता है। निक्षेप कहता है यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं, फिर भी। मल्लिका कहती है फिर भी क्या। निक्षेप कहता है मुझे कहते हुए दुख होता है उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से, व्यावसायिक और जो कि किताबें ला करके और अपने व्यवसाय करने के लिए ग्राम में आते हैं शहर से, और फिर राजधानी से आते हुए वो राजधानी की सूचनाएं भी लाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इसी गांव से कालिदास गया है, तो वह कालिदास की कोई न कोई सूचना भी लेकर आते हैं। तो फिर निक्षेप कह रहा है कि उन्हीं व्यवसायियों से मैंने यह भी सुना है। मल्लिका कहती है व्यक्ति उन्नत, मैंने कई बातें सुनी है। मल्लिका कहती है व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि व्यवसायी जो सूचनाएं ला रहे हैं अनेक प्रकार की, उनमें सत्यता हो सकती है। उसे अपने कालिदास पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। वह जानती है कि कालिदास उसकी अनुपस्थिति में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा कि उसे किसी भी प्रकार का दुख हो, परंतु यथार्थ कुछ और ही है। निक्षेप उसे बताता है। निक्षेप कहता है मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया है। इस प्रकार निक्षेप थोड़ी सी ग्लानि के साथ, थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ यह सूचना मल्लिका को देता है कि मल्लिका तो पूर्ण विश्वास करती है, लेकिन कालिदास अपने वैभवपूर्ण जीवन में जा करके कहीं न कहीं अपने वायदे को भूलकर, चूंकि उसने वायदा किया था कि वह आजीवन विवाह नहीं करेगा, इसीलिए मल्लिका ने भी एकाकी जीवन को चुना था। वह आत्मा से उसे प्रेम करती थी, उसका प्रेम पूर्ण रूप से समर्पित आत्मिक प्रेम था। वह पूर्ण रूप से भावनात्मक प्रेम में डूबी थी। वह बाय हार्ट एंड सोल लव करती थी और किसी भी प्रकार से कालिदास से विरक्त स्वयं को महसूस करती ही नहीं थी। इतनी भावनात्मक सत्ता में वह डूबी हुई थी। इसलिए
उसको किसी के भी किसी बात का विश्वास नहीं, सिर्फ और सिर्फ कालिदास पर विश्वास है। मल्लिका कहती है तो इसमें बुरा क्या है। और इस सूचना को पाने के बाद भी वह व्यथित नहीं होती। वह स्वयं को संयत करके नियंत्रित करके निश्चित के समय पूर्ण नियंत्रण के साथ अपनी भावनाओं को पूरी तरह काबू में रखते हुए उत्तर देती है तो इसमें बुरा क्या है। वह कहती है कि हमने तो उन्हें भेजा ही था ना उन्नत करने के लिए, तो यदि अपने जीवन में उन्नत करते हुए उन्होंने राजपिता के साथ विवाह कर भी लिया तो क्या है। निश्चित अवाक रह जाता है। वह कहता है एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते हुए उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, फिर वह रुक जाता है। उस आग्रह का क्या हुआ। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, और वह फिर रुक जाता है। उसका अभिप्राय है कि जो कालिदास ने यहाँ गांव में रह करके यह बात कहा था, हमारे समक्ष यह आग्रह किया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और उसके इसी वादे पर भरोसा करके मल्लिका ने भी अपनी माँ के दबाव के बावजूद उसके विवाह ढूंढने के उपरांत भी साफ मना कर दिया था कि मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि यह उन दोनों का निर्णय था कि वह दोनों ही बाय हार्ट एंड सोल लव करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाएंगे और आत्मिक प्रेम में ही लीन रहेंगे और एक दूसरे के जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करते रहेंगे। अतः जब निक्षेप द्वारा उसके विवाह की सूचना मिली तब भी उसने कालिदास पर विश्वास जताते हुए कहा तो क्या हुआ यदि उन्होंने विवाह कर भी लिया। मल्लिका कहती है उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदेवता बहुत विदुषी है। वह कहती है कि आप तो आज बता रहे हैं, मुझे ये सूचना प्राप्त है, यदि उन्होंने ऐसा कर भी लिया तो बुरा क्या है। मैं उनके जीवन में कहाँ इस बराबरी पर आती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भी उन असाधारण व्यक्तियों में से हूँ, उन साधारण व्यक्तियों में से ही हूँ, जबकि कालिदास का व्यक्तित्व तो असाधारण अद्वितीय बन चुका है। अब वे कई ग्रंथों का प्रणयन कर चुके हैं और महाकवि कालिदास के रूप में जाने जाते हैं, जबकि मैं आज भी वही ग्रामवाला, वही मल्लिका हूँ। मेरी हैसियत अब भी वही है, वही साधारण की साधारण, वही गरीब बालिका, जबकि कालिदास एक राजकन्या है, एक राज्य के जमाई है। अगर उन्होंने विवाह कर भी लिया अपनी बराबरी में तो क्या बुरा है। जितने विद्वान वह हैं, सुना है राजकुमारी भी, राजदुहिता अर्थात राजकुमारी, राजा की पुत्री राजकुमारी भी उतनी ही विदुषी हैं और स्त्रियों का विदुषी होना भी एक विशेषता है। यानी राजकन्या तो वह ही है, साथ में अत्यंत विदुषी कन्या भी है। इसलिए अगर एक विद्वान ने एक विदुषी से विवाह कर भी लिया तो क्या, मैं तो अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से एक। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। वह निक्षेप को भी ग्लानि मुक्त होने के लिए कहती है। वह कहती है कि आप किसी भी प्रकार की ग्लानि का अनुभव ना करें, बल्कि यदि आपने प्रेरित नहीं किया होता तो मैं भी उसे प्रेरित नहीं कर पाती। यदि आप समय पर आकर मुझे नहीं बताते कि वह दुर्गा मंदिर में गया हुआ है, पहाड़ी पर जाकर उसे समझाओ, किसी भी प्रकार से उसे राजकवि का सम्मान लेने के लिए भेजो, क्योंकि निक्षेप ने कहा था कि जीवन में उन्नति का अवसर बार बार नहीं मिलता है, यह राजा का बुलावा है। यदि वह इस अवसर को खो देगा तो आजीवन इसी गांव में पड़ा रहेगा और गांव के लोग उसी प्रकार उसका तिरस्कार करते रहेंगे। इसीलिए मल्लिका उसे प्रेरित करती है और उसे उज्जैनी में राजकवि का सम्मान लेने के लिए भेज देती है, जबकि वहां जाकर कालिदास के विषय में ये सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। मल्लिका के हृदय के भाव क्या है उसे पूरी तरह से छिपाते हुए वह निक्षेप से कहती है कि आप इसके लिए ग्लानि का अनुभव ना करें कि आपने मुझसे कहा था इसलिए मैंने उन्हें भेजा, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि यदि मेरी वजह से वह रुक जाता तो उसके जीवन की उन्नति रुक जाती। आज वह जिस मकाम पर है, जिस जगह पर है, जीवन में जिस ऊंचाइयों को छू रहा है, कहीं ना कहीं वह उस पथ पर नहीं जा पाता, वह उस उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता अगर वह मेरी वजह से इस गांव में रह जाता। मल्लिका कहती है, निक्षेप कहता है यही तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप न होता। वह स्पष्ट कहना चाहता है कि तुम्हारे जीवन का यह जो परिवर्तित रूप है, अत्यधिक गरीबी में फटे हुए वस्त्र जो कि रस्सियों पर सूख रहे हैं, जिससे स्पष्ट है
कि वह नवीन वस्त्र लेने की भी स्थिति में नहीं है और एक तरफ बीमार माँ की अस्वस्थ स्वास्थ्य के लिए वह औषधि बना रही है, बड़ी मुश्किल से वह उनके औषधि की व्यवस्था कर पा रही है। तो इस प्रकार बड़ी कठिन परिस्थितियों में मल्लिका जीवन जी रही है और उसकी इन कठिन परिस्थितियों वाले जीवन के लिए कहीं न कहीं निक्षेप स्वयं को उत्तरदायी मान रहा है, लेकिन वह निक्षेप को भी ग्लानि से मुक्त करने का प्रयास करती है। वह कहती है कि आप इसके लिए बिल्कुल भी ग्लानि का अनुभव ना करें कि मैंने आपके कहने पर उसे भेजा, क्योंकि यदि ऐसा ना होता, वे नहीं रह जाते, वही ग्रामवासियों द्वारा तिरस्कृत जीवन जीते, तो कहीं न कहीं उनका व्यक्तित्व बाधित हो जाता, उनको यह उन्नति नहीं प्राप्त होती जो आज उन्हें प्राप्त है, जो राजकवि के सम्मान के साथ साथ अनेकानेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। ऐसा नहीं हो पाता, वे गांव में व्यथित जीवन जीते रह जाते और इस प्रकार की उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी मेधा परिष्कृत नहीं हो पाती, उनकी कल्पना इतनी उत्सर्जनापूर्ण नहीं हो पाती और ना वे नए ग्रंथों का प्रेरण कर पाते। इसलिए आप किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव न करें। मैंने जो डिसीजन लिया, जो भी निर्णय लिया, उसे वहां भेजने का उसमें कोई बुराई नहीं, वह इस योग्य थे, उन्हें इस योग्य बनना ही था। इसके बाद वह औषधि देने के लिए चली जाती है। मल्लिका कहती है, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं। अंबिका सर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका कहती है, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। जब अंबिका माँ को दवा देने के लिए, औषध देने के लिए जाती है, निक्षेप खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता है, उसे दो आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रथम भाग के आरंभ में अंबिका ने देखी थी। निक्षेप कहता है, वैसे ही दो आकृतियां जैसे पिछली बार दिखाई दी थी राज्य कर्मचारियों के आने पर, वैसे ही आकृतियां दिखाई दे रही हैं। लगता है राज्य कर्मचारी आए हैं। मल्लिका कहती है, वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न से यहाँ यह अभिप्राय है कि उसकी माँ कहती थी कि जब भी ये आकृतियां आती हैं तब गांव पर कोई ना कोई महामारी या मुसीबत आती है, क्योंकि उस घटना से, यानी नाटक के प्रथम भाग से पूर्व, जब अंबिका की माँ ने अपनी बातें बताई थी प्रथम भाग में कि इसके पूर्व जब मैंने आकृतियों को देखा था तो गांव में महामारी आई थी, महामारी की सूचना आई थी और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए थे। इसलिए उसकी माँ अंबिका को यह अंधविश्वास है कि जब भी राज्य के कर्मचारी आते हैं कोई दुखद घटना लेकर आते हैं, किसी दुखद घटना की मुनादी करने आते हैं, इसलिए वह राज्य कर्मचारियों का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। इसीलिए उसकी बात को याद करके यहाँ मल्लिका थोड़ा सा हंसती है कि अभी तो मेरी माँ सुनकर इसी अंधविश्वास में खो जाएगी कि फिर नया क्या बुरा होने वाला है। मल्लिका कहती है, जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी यह आकृतियां दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी, किंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कहना चाहती है कि पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, न महामारी आई, न कोई युद्ध की चेतावनी आई। इस प्रकार से कहीं न कहीं मल्लिका यह कहना चाहती है कि यह माँ का अंधविश्वास है, जिस पर मुझे हंसी आती है कि जब भी कोई राजधर्मी आता है तो किसी न किसी अनिष्ट की सूचना लेकर आता है। निक्षेप कहता है, नहीं हुआ। निक्षेप स्पष्ट कहना चाहता है कि तुम्हारी माँ का अंधविश्वास सच है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा अनिष्ट नहीं हुआ? तुम्हारे एकाकी जीवन का जिम्मेदार कौन है? वह घटना ही तो है जब आचार्य भरभूज कालिदास को लेने आए थे। उसके जाने के बाद ही तो तुम्हारा जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हो गया। मल्लिका कहती है, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। वह वस्त्रों को उतारते हुए अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करती है और कहती है कि आजकल हवा में नमी इतनी है कि वस्त्र जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि आज भी आषाढ़ का वही एक दिन है, वही बादल है, वही बारिश है और उसी दिन सेम वही घटना होती है। तो आकृतियों का आना, और कहीं न कहीं मल्लिका इन्हीं भावनाओं में डूबती है और निक्षेप से वह विषय परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार की बात कहती है। निक्षेप कहता है, निक्षेप कुछ टापों की आवाज सुनकर कहता है,
है नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापू का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका कहती है, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप कहता है, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका कहती है, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? मल्लिका कहती है, क्या हुआ यदि एक और राज आकृति आ गई? क्या आपको भी माँ की तरह आशंका और अंधविश्वास होने लगा है? निक्षेप कहता है, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका कहती है, परिचित आकृति? वह कौन? निक्षेप कहता है, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। और दूर से उस आकृति को देखकर निक्षेप कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कोई और राजकर्मी नहीं बल्कि स्वयं कालिदास है। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े पकड़े स्तंभित सी हो जाती है और बिल्कुल जड़ हो जाती है। स्तंभित हो जाने यानी स्तंभ की तरह, खंबे की तरह जड़ हो जाना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। और इस प्रकार से मल्लिका बिल्कुल भी भावना के कारण अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करती है और इस प्रयास में अपने आप को पूरी तरह जड़ महसूस करती है। वह बिल्कुल किंकर्तव्य में मूड सी खड़ी हो जाती है कि यह क्या, यह आर्य निक्षेप ये क्या कह रहे हैं? क्या यह सच है? मल्लिका, कालिदास, यह कैसे संभव है? वह सोचती है कि अभी तो हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। यह कैसे संभव है कि हम उनकी बातें कर रहे थे और वह तुरंत यहाँ आ गए? यह कैसे संभव है? निक्षेप कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें पहचाने न पहचाने, निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। और उसी उत्तेजना में वह चला जाता है। द्वितीय भाग के आरंभिक अंश में आज हमने इस दृश्य की व्याख्या की जिसमें मल्लिका के पास निक्षेप आते हैं उसकी माँ का हालचाल पूछने और उसी समय राज्यकर्मियों के आने की आकृति देखते हैं। उन्हें आशंका होती है कि वे आ रहे हैं और साथ ही साथ निक्षेप मल्लिका को यह भी सूचना देता है कि उन राज्य कर्मचारियों के साथ एक और परछाई जो दिख रही है, एक और आकृति जो दिख रही है, वह स्वयं कालिदास की आकृति लग रही है। इसलिए मैं कोई और पहचाने या ना पहचाने, मैं उन्हें भली भांति पहचान रहा हूँ। राजकीय वेशभूषा में भी मैं उन्हें भली भांति पहचान रहा हूँ, क्योंकि जब वे ग्राम में थे तो ग्रामीण परिवेश में थे और ग्रामीण वेशभूषा ही धारण करते थे, परंतु राजकल का सम्मान प्राप्त होने के बाद उन्होंने राजकीय वेशभूषा धारण की है। इस बात की सूचना वे दे रहे हैं कि राजकीय परिवेश में, राजकीय वेशभूषा में उन्हें कोई और पहचाने न पहचाने, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। और इस प्रकार थोड़ी उत्तेजना में वह उनके पीछे चला जाता है।